गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग सिलेबस तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। डू यू हैव एनी डाउट्स एनीवन? बिकॉज आज हम लोग जो हम लोगों का थियरी पेपर है आईटीएसएम का, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। एनीवन, एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली? ओके, सो वी विल स्टार्ट with ITSM paper. I'll just share my screen. Okay. So here is one paper. अब देखो ये जो भी पेपर्स मेरे पास है ये सारे अप्रैल 2019 का ही है, बिकॉज उसके पहले के कोई पेपर्स हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है और इसके बाद एग्जाम हुआ ही नहीं है। सो उसके बाद के भी कोई पेपर्स नहीं है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों के पास फर्स्ट जो 2019 का पेपर है। नाउ एज आई प्रीवियसली सेड कि आपका थियरी पेपर जो आएगा उसमें क्वेश्चन रिमेन सेम। आप 4 मार्क के लिखो या 5 मार्क के लिए यू राइट, वेदर यू राइट इट फॉर 4 or 5 marks, क्वेश्चन डजंट चेंज, नाइदर द लेंथ विल चेंज। सो 1 मार्क के लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेटर फॉलो द सेम पैटर्न कि जैसे आप नॉर्मली पहले भी एग्जाम के लिए 5 मार्क्स आंसर्स लिखते थे, सेम पैटर्न यू सपोज टू फॉलो। Don't think okay, if the question is for 4 mark then I can write 2 less points. Remember, based on points we never allot marks based on how many points you have written. What you have written, the quality of content, that is what matters. Okay, so length of answer never matters. Okay, so we'll start with this question: principles of software management, service management, sorry. We have multiple such principles out here. Just 1 minute. So as you can see, just 1 minute. Huh? Okay, so first point is about principles of service management. So यहाँ पे अगर आप first देखोगे specialization and coordination. अब यहाँ पे आपको सर्विस मैनेजमेंट के बारे में क्या बोला है? द एम ऑफ द सर्विस इज टू मेक अवेलेबल कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्स यूजफुल बेस्ट वे में कोई एक सर्विस आपको प्रोवाइड करना है। एज वी ऑल नो आईटीएसएम में वी मेनली फोकस ऑन, अब जब अगर हम लोग आईटीएसएम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों का मेन फोकस किसके ऊपर है? फॉर द सर्विस इंप्रूवमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं है। मार्केट में अपना रेपुटेशन बढ़ाना है, कस्टमर के साथ बेटर रेपो बनाना है ना, वही वही पॉइंट्स के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो वी हैव एम ऑफ द सर्विस मैनेजमेंट इज टू मेक अवेलेबल कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स यूजफुल टू कस्टमर इन हाईली यूजेबल फॉर्म ऑफ अ सर्विस एट एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्वालिटी। मतलब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि आप कुछ अगर यूजर को प्रोवाइड कर रहा है बट वो एक बेटर या एटलीस्ट एक मिनिमम सच क्वालिटी यू सपोज टू प्रोवाइड एट सम स्पेसिफिक कॉस्ट, जो हाई भी नहीं होना चाहिए एकदम लो भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अफोर्डेबल and service provider have help relax the constraints on customers of ownership and control। वही बेसिक पॉइंट्स है। सो यहाँ पे अगर आप ये वाला अगर देखेंगे, customers specialize in business to achieve one set of outcome using the set of resources। कस्टमर के पास जो रिसोर्सेज है, लाइक यहाँ पे हम लोगों ने कस्टमर पुल ए लिखा हुआ है एंड सर्विस प्रोवाइडर स्पेशलाइज्ड इन सर्विस विद अनदर सेट। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कस्टमर के पास कोई स्पेशलाइजेशन है, उसके पास कोई रिसोर्सेज है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास कोई रिसोर्सेज है। तो वी हैव पुल ए एंड पुल बी, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बेस्ट पॉसिबल वे में कुछ चीज यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग का फोकस रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, service manager coordinates the dependencies between the two sides through assurance and utilization। Customers
are contained with utilization of certain resource. Like यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, we have pull B unless ownership is prerequisite for strategic advantage. So अब in short यहाँ पे ये जो भी कुछ बड़बड़ किया है, मेन हम लोग क्या बोल रहे हैं, to achieve the outcome with resources which are already there with customer and with सर्विस मैनेजमेंट टीम या सर्विस प्रोवाइडर जो है, ये दोनों रिसोर्स हम लोग यूटिलाइज करके कैसे बेस्ट वे में कोई एक चीजों को हम लोग बेटर बना सकते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, स्पेशलाइजेशन इज नेसेसरी इन कंडीशंस फॉर डेवलपिंग, ये बेसिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये रिसोर्स पूल वाला. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, where coordination is easy through well-defined interfaces, protocols. अब protocols मतलब set of rules है, और ये set of rules को हम लोग apply करेंगे official legal way में, sorry, in form of agreements. So हम लोग के पास कोई interfaces है, connections रहेंगे और protocols है, और ये protocols को हम लोगों ने agreement form में convert किया है to make it legal one, and they are placed under the control of group most capable to of managing them. So इससे हम लोग को पता चलेगा कि ओके विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज विच इज देयर विद क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर, उसमें किसके क्या कैपेबिलिटी है, किसका क्या पोटेंशियल है, और उसके हिसाब से क्या स्पेशलाइजेशन चीजें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट वी कैन प्रोवाइड हियर. नेक्स्ट इज एजेंसी प्रिंसिपल. सो एजेंसी प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयज और हायर एजेंट्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स. अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एजेंसी प्रिंसिपल में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास थर्ड पार्टी एजेंसी भी हो सकता है. जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर मैं विप्रो के साथ अगर काम कर रहा हूँ, तो समटाइम्स दे माइट सेंड यू सम टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट जो विप्रो का नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपको हायर किया हुआ है, और वो पेमेंट विप्रो को करेगा, और विप्रो इन टर्न विल पे सैलरी टू यू. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयज और हायर एजेंट्स टू एक्ट ऑन बिहाफ टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. एजेंट्स में भी एम्प्लॉयज, अब ये जो एजेंट्स है ये आपके कोई भी हो सकता है ना, कंसल्टेंट हो सकता है. अब कंसल्टेंट मतलब जो थर्ड पार्टी आप यहाँ पे हायर करेंगे, एडवाइजर हो सकते हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो आपको डेवलप करके दे रहा है. अब याद रखो, ये एडवाइजर या सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे, और ये कंसल्टेंट दिस इज द थर्ड पार्टी विच इज नॉट फ्रॉम कस्टमर साइड. मतलब अगर कस्टमर ने हायर किया तो ऑफकोर्स कस्टमर के साइड रहेंगे, और सर्विस प्रोवाइडर के साइड से नहीं है. तो अभी बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब अगर कस्टमर को कोई चीज कन्विंस करने का ट्राई करता है ना, तो दे फील लाइक कि मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या अपना मेहनत कम करने के लिए आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट सम शॉर्टकट्स टू माय क्लाइंट्स. तो अगर कोई कंसल्टेंट के थ्रू अगर ये सेम बात कन्वे होता है जो टेक्निकल पर्सन्स रहेंगे, देन कस्टमर समझ जाता है, बिकॉज कंसल्टेंट जो है वो ना तो सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट है, ना वो एम्प्लॉय के साथ है. सो दे आर प्योरली अ थर्ड पार्टी. तो अगर थर्ड पार्टी अगर कन्विंस करता है, देन उसका एक वेटेज जो है वो ज्यादा रहता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल हु प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज, क्या फंड्स प्रोवाइड होंगे, क्या कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस रहेंगे, ये सब यहाँ पे हम लोग बताएंगे. सो दिस आर द एजेंसी प्रिंसिपल जब अगर हम लोग ITSM की बात करते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एडिक्वेट स्पॉन्सरशिप अगर हम लोग को चाहिए, सपोर्ट अगर हम लोग को चाहिए, और इसके बाद में कितना टाइम लगेगा, और क्या लेवल तक का हम लोग क्वालिटी या सक्सेस अज्यूम कर सकते हैं, या कंसिडर कर सकते हैं, या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो बेसिक पॉइंट्स आपके हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे इफ यू नोटिस, as it is given here, user needs not to be on the payroll of the customer. Service agents act intermediate agents, जहाँ पे कोई आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए. नाउ सर्विस एजेंट्स आर टिपिकली द एम्प्लॉयज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. तो ये दोनों जो है कस्टमर के साइड के एम्प्लॉयज और सर्विस प्रोवाइडर साइड के एम्प्लॉय, ये दोनों जब तक साथ में मिलके प्रॉपर काम नहीं करता है, तब तक प्रॉपर वे में आपको बेस्ट आउटपुट नहीं मिलेगा. सो इंटरलॉकिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट्स, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये आपका प्रिंसिपल एजेंसी का पार्ट होना चाहिए.
Next comes encapsulation. Customer care about affordable and reliable access to utility assets. They are not concerned with the structural complexity. Internally आप क्या चीज बनाएंगे, आप क्या टेक्निकल चीज यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, लो लेवल पे आपको क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा, है ना, कैसा कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा, उससे कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है. सो दे प्रिफर सिंपल एंड सिक्योर इंटरफेस टू कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्स सच एज आपके एप्लीकेशन क्या होंगे, क्या डेटा हम लोग वहां पे स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कौन सा डेटा हम लोग प्रोसेस करेंगे, क्या फैसिलिटीज दूसरे प्रोवाइड करेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे अगर मैं सीसीटीवी बताऊंगा, वहां पे मोबाइल के थ्रू आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. सो एनकैप्सुलेशन मतलब ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एनकैप्सुलेशन मींस डेटा हाइडिंग होता है. तो एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हियर एज वेल व्हेन वी टॉक अबाउट एन एनकैप्सुलेशन. We are hiding the internal complexity, technology, and low-level operations, which is done on the developer side. So that is what we are hiding here, and that's why this concept is called as encapsulation. So आप देखो कि if I'm using Java or Twitter or Insta, yeah, LinkedIn, any such thing. Uh, they have developed such things using different technologies. बराबर है. Like the technology which is used by Twitter is totally different compared to what is used by Facebook, and it is again different from Google one. तो इंटरनल या बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है. वॉट एवर टेक्नोलॉजी दे यूज, एट द एंड फ्रंट एंड में एम्प्लॉयज या कस्टमर्स जब अगर चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, उनको यहाँ से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो एनकैप्सुलेशन आ जाएगा, हाइड हो जाएंगे सारी चीजें. बराबर है. कस्टमर को इसी से सिर्फ मतलब है कि जो फंक्शंस उसको रिक्वायर्ड है वो आप उसको प्रोवाइड करो. वेदर यू प्रोवाइड दोस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ जावा, PHP, ASP.NET, whatever you use, customer don't care. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेपरेशन, कॉम्प्लेक्स इश्यूज और प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट, वही बेसिक पॉइंट्स है. Then modularity concept, as we all know, module by module जो division होगा. So structural principle used to manage the complexity in the system. क्यों? Because modularity के base के ऊपर हम लोग को exactly पता रहेगा. We group some functionalities together. जैसे यहाँ पे लिखा है, functionality similar items are grouped together to form a module. तो बहुत सारे फंक्शंस कुछ सिमिलर कैटेगरी के रहेंगे, उसको हम लोग साथ में कंबाइन करेंगे तो आपका एक मॉड्यूल बन जाएगा. जैसे वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल, तो इसमें क्या रहेंगे, स्टूडेंट रिलेटेड सारे जो बेसिक फंक्शंस रहेंगे वो साथ में हम लोगों ने कंबाइन किए हुए. तो फंक्शनलिटीज अवेलेबल टू अदर सिस्टम और मॉड्यूल थ्रू इंटरफेस. इंटरफेस मतलब जो GUI मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या जो एक विंडो प्रोवाइड करूंगा थ्रू विच यू कैन इंटरैक्ट विद दैट मॉड्यूल एंड द फंक्शनलिटी विच इज प्रेजेंट विद इन दिस मॉड्यूल. सिंपल है. सो यहाँ पे भी वापस एनकैप्सुलेशन आएगा. कहीं कहीं क्या होता है कि स्टूडेंट मॉड्यूल में जो सर्टेन फंक्शंस है सेम विल बी इनहेरिटेड इन प्रोफेसर मॉड्यूल एज वेल. तो आपको क्या करना है, जब आपका प्रोफेसर मॉड्यूल बनेगा, सो मेक श्योर दैट रिपीटेटिव फंक्शन या डुप्लीकेशन कम करने के लिए या कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कम करने के लिए और फॉर अ कॉस्ट कटिंग हम लोग यहाँ पे जो भी चीज बना है वो एग्जैक्टली सेम हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं या रीयूज करते हैं. That is the standard process which is used, and to make this possible, framework is the best thing which helps you to work with this. फ्रेमवर्क्स हम लोगों ने अलग अलग फ्रेमवर्क्स देखे हैं. सो ये फ्रेमवर्क के अंदर फोल्डर आर्किटेक्चर बनता है, और ये फोल्डर आर्किटेक्चर जो होता है ना, यहाँ पे आप कितने भी अलग अलग मॉड्यूल्स बना दो, वो हर एक फोल्डर के अंदर आपके एक स्पेसिफिक फाइल्स रहेंगे. तो अगर मैं 10-15 जितने भी मॉड्यूल्स बनाता हूँ, मेरा कंट्रोलर फोल्डर एक अलग से रहेगा, और ये कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे फाइल्स, एल्गोरिदम्स जो हम लोगों ने डिफाइन किए हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी रहेंगे. सो फ्रॉम हियर ओनली आई विल बी इनहेरिटिंग थिंग्स इन माय डिफरेंट मॉड्यूल्स. सो यहाँ पे ये जो हम लोग इतना बात कर रहे हैं ना, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है व्हेन वी यूज अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क. एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू एंटर इनटू IT इंडस्ट्री, फर्स्ट थिंग दे प्रोवाइड यू ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग ऐसे ना कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क का होता है. लैंग्वेज नहीं सिखाते, जैसे हम लोग अगर सिखाते हैं हेलो वर्ल्ड या ऐसा जो हम लोग सीखते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन इंडस्ट्री. दे बेसिकली हायर समवन जिसके पास बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज रहेगा, एंड
after the knowledge of basic programming, now how we can work with that basic knowledge over a framework, वो आपको सिखाएंगे। याद रखो फ्रेमवर्क जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे सर्टेन सिंटेक्स चेंज होता है, कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरीज यूज करते हैं वो चेंज होता है, तो उसका मेन ट्रेनिंग देता है और इसका मेन बेनिफिट यही सब होता है। Now after this लूज कपलिंग आएगा। लूज कपलिंग का मतलब है इन मॉड्यूलरिटी वी डू हैव मेनी थिंग्स व्हिच आर कपल्ड टुगेदर, लेकिन अगर वो साथ में नहीं भी रहेंगे इट डजंट मैटर, इट डजंट क्रिएट्स एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, बिकॉज हर एक चीज हम लोग बहुत इजीली अलग से यूज कर सकते हैं। सो इसको हम लोग लूज कपलिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग। अब देखो बैंकिंग में जब अगर मैं एनईएफटी सर्विस यूज करता हूँ, आरटीजीएस यूज करता हूँ, ये सबके लिए अलग अलग सर्वर्स काम करते हैं। और आईएमपीएस सर्विस जो मैं यूज करता हूँ इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए, जैसा गूगल पे है वैसा ही आईएमपीएस काम करता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके लिए अलग अलग सर्वर काम करता है बैकएंड में। And same way for ATM as well, there are different servers who are working, and that's why आप देखो कि बैंक जो है वो आपके पास से एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। नाउ ये दो सर्विसेज जो है इसका कॉस्टिंग बैंक को बहुत ज्यादा आता है, इसके लिए इस पे ये सर्विसेज जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। इफ बैंक सर्वर इज नॉट ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द सम हॉलीडे और ऑन संडेज, देन यू सपोज टू वेट। जैसे अगर मैंने एक बड़ा अमाउंट अगर सेंड किया, तो जब अगर मैं वो बड़ा अमाउंट आपको सेंड करूंगा तो उसके अगेंस्ट देन यू सपोज टू वेट जब तक वो सर्वर ओपन नहीं होता। और जब अगर हम लोग छोटे अमाउंट की बात करते हैं तो वो यहाँ से भी हो पाएगा, अगर कैश विड्रॉ करना है यहाँ से भी हो पाएगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लूज कपलिंग, सो अभी मैंने ये वाले सर्विसेज आपको दिए और उसके साथ में सपोज यू आर ऑल्सो यूजिंग गूगल पे या फिर आप और कोई पेमेंट सर्विस यूज कर रहे हैं। सो अब इसमें से सपोज इफ आई से दिस वन इज नॉट वर्किंग, सो ये अगर वर्क नहीं भी कर रहा है, सो ये अलग से हम लोगों का कोई एक सर्वर है जो बंद हुआ है, उसकी वजह से ये जो सर्विसेज है बाकी के उसको कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग? सो ये आपका लूज कपलिंग होता है जहाँ पे वी कनेक्ट और वी बेसिकली अब देखो आपका एक ही मोबाइल ऐप के ऊपर यू विल गेट ऑल दिस ऑप्शंस, बट इफ वन ऑफ दिस ऑप्शन इज नॉट वर्किंग इट डजंट मीन्स दैट योर कंप्लीट मोबाइल बैंकिंग ऐप विल नॉट वर्क। सो ये आपका यहाँ पे एडवांटेज हो गया। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सॉरी Now next question what we have is differentiate between business and service unit. So business unit, as name suggests, business unit is simply a bundle of asset mean to create a value for customers. That's a business unit. मतलब business unit में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके goods और service दोनों combine आएंगे। Customer pay for a value they receive. जैसे अगर मैं यहाँ पे if I'm using this MS Team, तो MS Team में we are receiving something in return what I pay. So if I've paid here 1 lakh rupees for MS Team, then I'm receiving some quality service out here, है ना? तो वो हम लोग यहाँ पे Microsoft जो है वो Microsoft क्या है, that is one business model which they have developed for online लेक्चर कंडक्शन, जो लेक्चर कंडक्ट हो रहा है आपके या फिर ऑनलाइन हम लोग के कॉलेजेस या वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो जो आज के टाइम पे चल रहा है, फॉर ऑल दोस थिंग्स वी कैन यूज दिस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कस्टमर पेज फॉर द वैल्यू दे रिसीव विच एंश्योर्स दैट द बिजनेस यूनिट मेंटेन्स एन एडिक्वेट रिटर्न ऑन एसेट्स। रिलेशनशिप इज गुड एज लॉन्ग एज द कस्टमर रिसीव्स वैल्यू। बिजनेस यूनिट रिकवर्स, वही है। Business units capability coordinate, control, deploy its resource to create a value. It always define context. For example, a storage service may assure that customer business system can achieve a particular level of throughput. मतलब अगर मैं आपको एक डेटाबेस सर्वर अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पे आपके रिकॉर्ड सब कुछ अगर स्टोर होगा, सो इन रिटर्न थ्रूपुट मतलब उतना फास्ट चीजें वर्कआउट होने चाहिए। अगर आपका एक बहुत बड़ा
ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होना चाहिए, बराबर है। मतलब थ्रूपुट मेंटेन होने का मतलब है कि रिस्पांस टाइम शुड बी फास्टर, फेलियर शुड बी मेंटेन्ड, और इट शुड बी ऑटोमेटिकली हैंडल्ड फ्रॉम द from your database side itself or from the technology which we are using. That basically helps. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब मनी ट्रांजेक्शन नहीं है, ऐड अपडेट डिलीट मॉडिफाई, कोई भी अगर हम लोग ऑपरेशंस करते हैं ऑन डेटाबेस वेयर आई ट्राई टू ऐड अपडेट डिलीट सम रिकॉर्ड्स और समथिंग, or if I send or receive some files or documents or anything, that happens to be transactions out here. So वो जो है यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, it should be available, बराबर है, एरर फ्री होना चाहिए, सिक्योर स्टोरेज होना चाहिए। तो बस यही आपके ट्रांजैक्शन डेटा को आप सिक्योर करो, अवेलेबल रखो। अब अवेलेबल का मतलब 24/7 नहीं होता है, मैंने पहले भी बोला, इट शुड बी अवेलेबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड और रिक्वेस्टेड। जैसे अगर एग्जाम है तो एग्जाम के टाइम पे आपको जो ऑनलाइन पेपर्स मिल रहे हैं, इट शुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग दैट 2 आवर्स और 1.5 आवर्स ऑफ दैट एग्जाम। अब 24/7 वो अवेलेबल है, लेकिन जब अगर एग्जाम है, जब एक साथ इफ 1000 स्टूडेंट्स आर लॉग इन और ट्राइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस पेपर और वही टाइम पे वो एक्सेसिबल नहीं है, देन इट्स ऑफ नो यूज, सिंपल है। सो वो होगा। देन इफ यू टॉक अबाउट सर्विस यूनिट, मतलब ये कोई स्पेसिफिक आपका बिजनेस यूनिट जो है, सर्विस यूनिट्स आर लाइक बिजनेस यूनिट्स ओनली, लेकिन कोई बंडल ऑफ सर्विस जो है वो हम लोगों ने साथ में कंबाइन किया हुआ है। तो बिजनेस यूनिट का अगर हम लोग बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंप्लीट बिजनेस, जिसमें से उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो 10 चीजें हैं, एंड दिस एमएस टीम इज पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, और सर्विस यूनिट एमएस टीम, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंप्लीट बिजनेस मॉडल, जहां पे वो अलग अलग वे में अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने का ट्राई करता है। और सर्विस यूनिट के अंदर हम लोगों ने एमएस टीम दिया है, और ये एमएस टीम के साथ में क्या बोला है, बंडल ऑफ सर्विसेज, ये एमएस टीम हो गया, जहां पे आपको क्या दिया है, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी दिया है। देन वी हैव डॉक्यूमेंट शेयरिंग ऑप्शन, बराबर है। देन वी हैव एग्जाम फैसिलिटी अवेलेबल विद अस। नो डाउट रिकॉर्डिंग जो है वो वन ड्राइव के थ्रू सपोज होता है, उनका क्लाउड सर्विस के थ्रू। डॉक्यूमेंट शेयरिंग वो भी सपोज वन ड्राइव पे जा रहा है। एग्जाम कंडक्ट एमएस फॉर्म के थ्रू हो रहा है। सो ये अलग अलग हम लोगों के चीजें हैं, मतलब ये यहाँ पे आई कैन से वी हैव ऑफिस 365 सपोर्ट अवेलेबल टू अस, लेट्स सपोज। तो ये अलग अलग सर्विस के बंडल हम लोगों ने साथ में रखे हैं टू फुलफिल समथिंग। तो अब एमएस टीम का मैं कौन से टाइप का सब्सक्रिप्शन लूंगा, उसके बेस के ऊपर मुझे वो स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड होंगे। ओके, एनी डाउट टिल नाउ? आई होप पीपल आर लिसनिंग टू मी। हेलो स्टूडेंट्स, जाग रहे हैं? से यस नो? हेलो? Yes, yes. What about other students? Hello? Okay. So next question what we have is operational risk. So यहाँ पे आपको क्या बोला है, operational risk are faced by every organization, contracts are risk sharing. अब यहाँ पे क्या बोला है, operational risk. So what we mean by operational risk? आप देखो कि if I'm using MS Team, so what are the operational risk which I might face in future? ठीक है, रिस्क है, रिस्क का मतलब है some incident which might happen which might not, ठीक है। सो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को अभी से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक आवरसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर सच फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑपरेशनल रिस्क जो है आर फेस्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ रिस्क शेयरिंग, ये मतलब रिस्क शेयरिंग का मतलब है कि फ्यूचर में जो कोई प्रॉब्लम आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट दैट माइट हैपन, तो ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, and based on probability will make ourselves prepare for such type of risk. Okay, so यहाँ पे क्या बोला है, customer transfers ownership of certain cost and risk to service provider. Two sets of risk का consider service management perspective, risk faced by business units. अब एक क्या है जो आप बिजनेस यूनिट के साइड से रिस्क फेस होंगे, एंड रिस्क फेस्ड बाय सर्विस यूनिट। मतलब एक तो पूरा बिजनेस के साइड से ही कोई एक रिस्क है। जैसे समझो कि अगर हम लोगों का कोई एक XYZ बिजनेस है, लाइक बैंकिंग बिजनेस है,
तो बैंकिंग बिजनेस का मेन अलग अलग कौन से रिस्क हो सकते हैं ये आप अलग से कैलकुलेट करो। एंड सर्विस यूनिट, तो सर्विस यूनिट में लेट्स सपोज कि मैंने आपको ऑनलाइन कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है थ्रू मोबाइल ऐप। तो ये जो मोबाइल ऐप के थ्रू मैंने आपको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड की है उसके सिर्फ रिस्क कौन सा है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पूरे बैंकिंग सेक्टर के क्या क्या रिस्क हो सकता है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इन द प्रीवियस वन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क फेस्ड बाय सर्विस यूनिट, मतलब दिस मोबाइल ऐप is a part of my service which is provided in form of online banking। ठीक है, सो ये ऑनलाइन बैंकिंग फॉर्म में मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके रिस्क क्या रहेंगे। एंड यहाँ पे आपको क्या बोला है, मोर कॉम्प्लेक्स व्यू ऑफ रिस्क इज कंसिडर बाय टेकिंग इनटू अकाउंट रिस्क अक्रॉस द एंटायर वैल्यू नेट दैट इंक्लूड्स द पार्टनर एंड सप्लायर एंड एवरीवन। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उतने ही रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे एंड विल बी इन्वेस्टिंग दैट मच ओनली ऑन द रिस्क जितना जितना इन्वेस्ट करके आप आपका लेट्स सपोज इफ आई से कि मेरे पास जो सिक्योर करना जो भी कोई ज्वेलरी या कुछ है वो सपोज 1 लाख का है एंड ये ज्वेलरी सिक्योर करने के लिए जो लॉकर आएगा वो सपोज 50,000 का आएगा। सो दिस इज नॉट एट ऑल अफोर्डेबल टू मी कि जो मुझे सिक्योर करना है उसका हाफ ऑफ कॉस्ट मेरा रिस्क मैनेजमेंट पे जा रहा है। गेटिंग, ये क्या है, दिस इज माय सर्विस यूनिट, ज्वेलरी इज माय सर्विस यूनिट जो मुझे सिक्योर करना है और उस पर मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ 50% ऑफ दिस रिस्क। मतलब अगर ये ज्वेलरी चोरी हो गया तो 1 लाख का मेरा लॉस होगा, लेकिन उसको सिक्योर करने के लिए मैं ऑलरेडी 50,000 मतलब हाफ ऑफ इट्स अमाउंट इज बेसिकली इन्वेस्टेड ऑन दिस। सो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगर मैं बोलता हूँ कि ओके 1 लाख के लिए अगर मुझे 5,000 अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आई कैन डू दिस बट आई कैन नॉट डू दिस। अगर इतना ही इन्वेस्ट करना है सो अभी इसको इतना सिक्योर करके मतलब क्या है, ऑलरेडी मेरा हाफ लॉस तो हो ही गया है यहाँ पे, हाफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी मेरा ये जो ज्वेलरी है इसका वैल्यू कितना बचा है, 50,000 ही बचा। गेटिंग, और अगर ये सेम चीज जो है इसको मुझे मेंटेन करना है अगर 5-10 साल तक, तो ये जितना मैं सिक्योर कर रहा हूँ उतना इन्वेस्टमेंट तो मेरा इसका ये सिक्योरिटी मेंटेनेंस पे चलेगा। एंड देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। सो यहाँ पे जब अगर हम लोग देखते हैं ना तो ये भी आपको कंसिडर करना रहता है। देन next question what we have is what is closed loop control system, summarize the functions of closed loop. So there are two types of control process, open and closed loop. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है जब लेक्चर्स किए थे। सो कंट्रोल प्रोसेस इन विच वैल्यू ऑफ आउटकम हैज इन्फ्लुएंस विद और विदाउट द सेम सम डिले ऑन द प्रोसेस इनपुट इन सच अ मैनर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इसको हम लोग क्लोज लूप बोलेंगे। एंड यहाँ पे आपको ओपन लूप की अगर बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर दिया नहीं है लेकिन हम लोगों ने वो डिस्कस किया था इफ यू रिमेम्बर। सो टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस आ जाए, जहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, कंट्रोल प्रोसेस इन विच वैल्यू ऑफ आउटकम हैज इन्फ्लुएंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एटीएम पे जाता हूँ और एटीएम पे मैं अगर ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूँ तो उसका इन्फ्लुएंस मेरे अकाउंट पे पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। मेरा अकाउंट बैलेंस में कुछ तो चेंजेस आएंगे। एंड उसके बाद में अगर मुझे वापस कुछ ट्रांजैक्शन अगर करना है सो वो प्योरली उसी के बेस के ऊपर डिफाइन होगा, राइट। अब इसके सामने अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे ओपन लूप के बारे में, सो क्लोज लूप सोल्यूशन आर बेस्ड ऑन कंपेंसेटिंग फीडबैक। बराबर है, तो आपने कुछ किया उसका फीडबैक जो आया उसके बेस के ऊपर हम लोग आगे के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर ओपन लूप की अगर हम लोग बात करेंगे सो ओपन लूप जो है उससे आपके एक्शंस का कोई रिएक्शन उतना नहीं होता है इस पे। जैसे मैं अगर जाके कहीं पे अगर मैं ऑनलाइन मूवी देख रहा हूँ, मैं अमेजोन पे अगर मूवी देख रहा हूँ, सो ऐसा नहीं है कि एक मूवी मैंने देख लिया इसका मतलब ये है कि अमेजोन मेरा उतना पैसा कट करेगा। नहीं, मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है। सो मैं कितने भी मूवी देखूँ, कितने भी बार देखूँ, कौन से भी अलग अलग लोकेशन से देखूँ, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर मैं एटीएम पे हूँ, मैंने अगर 10 अलग एटीएम से अगर मैंने 10 बार ट्रांजेक्शन किया तो इट डेफिनेटली उसका जो रिएक्शन है वो मेरे अकाउंट पे आएगा। बराबर है, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन लिमिट हो जाएंगे
कुछ तो होगा, सो दैट इज क्लोज लूप. Then explain the building block of high performance service provider. So there are three building blocks of high performance service provider. कौन से दिए? Market focused and position. अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आप सर्विस प्रोवाइडर है और हाई परफॉर्मेंस मतलब मार्केट में रेपुटेशन है, आप कुछ बहुत स्पेशलाइज चीज विद क्वालिटी ऑफ सर्विस फोकस करके प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट में रेपुटेशन है एंड लोग आपका नाम देख के आपके पास आ रहे हैं, है ना. तो आपको क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना रहेगा. सबसे पहला रहेगा मार्केट फोकस एंड द पोजीशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. द स्पॉटलाइट इज ऑन ऑप्टिमल स्केल विद इन द मार्केट. अ मार्केट स्पेस इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ आउटकम दैट कस्टमर डिजायर्स. सेट ऑफ आउटकम्स, ध्यान से देखो, ठीक है. सेट ऑफ आउटकम दैट कस्टमर डिफाइंड विच कैन बी सपोर्टेड थ्रू वन और मोर सर्विसेज. दिस इज वेयर हाउ टू कंपीट एस्पेक्ट ऑफ सर्विस स्ट्रेटेजी. मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में क्या है, वो कस्टमर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं एंड हाउ यू सपोज टू कॉम्पीट टू स्टे इन कॉम्पिटिशन के आपके कस्टमर्स जो है वो आपके पास रहे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाई परफॉर्मेंस सर्विस प्रोवाइडर, इवन टाइप 1 एंड टाइप 2 प्रोवाइडर्स रहेंगे, have remarkable clarity when it comes to setting their strategic direction. They understand the dynamics of market. अब देखो कि हम लोग बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन्स का. तो अगर मैं स्मार्टफोन्स अगर मार्केट में लॉन्च करता हूँ, एवरी अदर मंथ यू विल या फिर वीकली बेस पे यू कैन आइडेंटिफाई एक ना कोई न्यू मॉडल जो है वो यहाँ पे लॉन्च होता है. तो अब हर वीक वी हैव वन और द अदर मॉडल. अब याद रखो 70% जो कंज्यूमर्स है आपके इंडिया में वो आईफोन यूज नहीं करते, ठीक है. दे डोंट यूज आईफोन्स विच इज सो कॉस्टली. नहीं, दे डोंट यूज फोन्स जिसका वैल्यू जो है वो 30,000 से ज्यादा है. सो दिस 70% आर मेनली फोकसिंग देमसेल्व्स ऑन 10 to 20,000 वाले जो फोन्स है. और आप देखो एवरी अदर वीक यू विल फाइंड वन और द अदर मॉडल विच इज कमिंग इन दिस रेंज या मैक्सिमम गोइंग टिल 25. ये मोस्ट ऑफ हाउस होल्ड जो मिडिल जैसे हम लोग अगर इंडिया में बात करते हैं, वी हैव बीपीएल फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन, या मिडिल क्लास फैमिली है, अपर लोअर. सो वो सब अगर आप देखेंगे ना तो वो मोस्ट ऑफ ज्यादातर फैमिलीज जो है दे आर कमिंग फ्रॉम बीपीएल एंड लोअर मिडिल क्लास एंड दे कैन ओनली अफोर्ड दिस टाइप ऑफ फोन. सो यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ देयर मार्केट ये समझना है और वहां पे देखना है कि मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम विच बैकग्राउंड और दे आर परचेसिंग विच प्राइस रेंज मोबाइल्स. सो आपने ये नहीं देखा रहेगा कि सैमसंग हैज लॉन्च सम मोबाइल विच इज ऑफ 80,000, ठीक है, and next month again they are launching this some similar or some different model which is of 88,000. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये जो आपके हायर प्राइस रेंज वाले जो मॉडल्स है वो रेयरली लॉन्च होता है और ये लोअर प्राइस रेंज वाले जो मॉडल्स है जिसके ऊपर लोगों का ज्यादा फोकस है, वेयर पीपल आर परचेसिंग मोर ऑफ सच फोन्स, वो आपके ज्यादा चलता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दे अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ देयर मार्केट स्पेस एंड द कस्टमर्स विद इन बेटर देन देयर कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव्स एंड मैनेज थ्रू अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज एंड सच स्ट्रेटेजीज अलाउज द प्रोवाइडर टू बिल्ड एंड मैनेज वैल्यू सर्विस पोर्टफोलियो. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. पोर्टफोलियो क्या रहता है, आप क्या क्या चीज प्रोवाइड करेंगे ऑप्टिमल वे में यू सपोज टू प्रोवाइड, तो वही दिया हुआ है. सो आपको भी यही सेम चीज देना है कि अगर मार्केट में योर कॉम्पिटिटिव प्रोवाइडिंग इन 15,000 few functions, so you also supposed to provide some similar function at similar cost और या फिर at 16,000 might possible और 17,000. so यहाँ पे ये कंपटीशन आपको आना चाहिए. डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करना है विच आर हार्ड टू रेप्लीकेट दैट डिलीवर अ प्रॉमिस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस. अब ये कुछ ना कुछ आपको यूनिक चीज आपको खुद से डिजाइन करने पड़ेंगे जो यूनिक रहेंगे, जिसको देखने के लिए या जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए कस्टमर विल कम टू यू. This is about understanding the critical interplay between the resources. So आप ये same smartphone के examples लो and within the smartphones what extra or something unique which you can provide
in terms of a better service. अब after sales service वो अलग बात है, but with that service what extra things in a best way you can provide कि customers stick to your company or your smartphones only. So अगर मैंने Samsung के साथ experience किया है then I'll stick with Samsung only. Getting, लेकिन अगर मुझे लगता है कि no Oppo is way better or Vivo is better, then I'll stick with them only. सो आज के टाइम पे मार्केट में हर एक कस्टमर को आपके नेगेटिव वर्ड्स जो है ना वो स्प्रेड नहीं होने चाहिए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आउट हियर. देन नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑटोनॉमी. बहुत सिंपल है. सो ये कंटिन्यूअस बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं. तो एज यू कैन सी द स्पॉटलाइट इज क्रिएटिंग अ कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, लेट्स वी कैन कंसिडर समथिंग फॉर अ जोक, बट आप देखो कि रियली में भी हुआ है. आपने वो देखा रहेगा कि साउथ साइड पे कहीं पे वो अभी बहुत ज्यादा वो कहीं ना कहीं जोक करके चल रहा है कि एसबीआई का ब्रांच ओपन होता है. नाउ किसी को डाउट हुआ उसके ऊपर, क्यों? बिकॉज सारे एसबीआई के ब्रांच जो थे उनके एम्प्लॉयज के बिहेवियर वाज टोटली डिफरेंट. यहाँ के एम्प्लॉयज जो थे वो कुछ ज्यादा ही बेटर या सोबर वे में बिहेव कर रहे थे. तो उसकी वजह से समन, अब ये जोक है करेक्ट है आई डोंट नो, बट क्या बता रहे हैं हम लोग कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आप देखो. तो अब ये जो जोक चल रहा है इसका मतलब है कि हम लोग ने भी अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये बैंक में गए तो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया. सो अब क्या होता है, सालों से अगर कोई कल्चर अगर चल रहा है ना, सो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सीनियर एम्प्लॉयज या आपके कल्चर का मेन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेन वे या बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज. आप देखो कि बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना है MTNL एंड BSNL. आप यहाँ पे जाइए एंड इफ यू से कि मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, एंड इफ यू गो टू रिलायंस और वोडाफोन और एयरटेल, you go here and ask them I don't want your connection, you will find the culture and organizational behavior between these two. यहाँ पे when we talk about this private businesses या private organizations, they have a pressure to retain their customers. They do have such pressures. This is government one. They don't care whether the customer retains with them or not, because उनको अपना सैलरी मिलेगा. दे आर ऑन अ परमानेंट बेसिस. सो अगर कस्टमर्स जाते भी है स्टिल दे जॉब रिमेन्स सिक्योर ओनली. दे विल गेट देयर सैलरी ऑन टाइम, सो दे डोंट केयर. बट हियर दे डू केयर. गेटिंग, बिकॉज एट मंथ एंड दे सपोज टू आंसर टू द हायर अथॉरिटी कि इतने सारे लोग गए एंड व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन टू गेट देम बैक, या टू जस्ट आपने क्या ऑफर्स प्रोवाइड किए टू मेक देम स्टे विद अस. सो ये हम लोग यहाँ पे बताते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ITSM. अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वी ऑल नो व्हाट इज ITSM, पूरा सब्जेक्ट डिस्कस किया. एंड फ्रॉम हियर विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 2. सो वी कैन जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक. Next lecture में will continue with this question 2. Okay.